गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। चलिए, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे और आज न्यूमेरिकल सेक्शन पर हम आ गए हैं। देखते हैं कैसी कैसी वैरायटी के सवाल यहां पर पूछे गए हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट आपको बताया गया था। सबसे पहले हमें दो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम से कंसेप्ट मिले थे कि अगर कोई भी दो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर सेम डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों की स्पीड के डिफरेंस के बराबर होता है। दूसरा आपको मिला था कि अगर दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों की स्पीड के सम के बराबर होता है। ये तो हमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम से कंसेप्ट मिला मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का। डायरेक्शन कंसेप्ट भी मिला था कि साहब स्ट्रेट लाइन पाथ पर सिर्फ दो ही डायरेक्शन कंसेप्ट हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन हो, सॉरी सेम डायरेक्शन कंसेप्ट होगा या अपोजिट डायरेक्शन कंसेप्ट होगा। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल कंसेप्ट को पढ़ना शुरू किया था बच्चों, और न्यूमेरिकल कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट मिला था कि अगर दो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर अपनी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चल रहे हैं तो उनका रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो आता है, और जब रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होता है तो v रिलेटिव इक्वल्स टू d रिलेटिव अपॉन टाइम का कंसेप्ट लगता है। आज सबसे पहले इसी कंसेप्ट पर भी सवाल करेंगे। दूसरा बताया था कि अगर दो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर ऐसे चलते हों कि उनका रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो नहीं आए, कांस्टेंट आए, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जाता रिलेटिव फॉर्म के अंदर। और तीसरा कंसेप्ट कि दो पार्टिकल अगर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अपनी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चल रहे हैं तो रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है, तो हमें फिर रिलेटिव इक्वल्स टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस के कंसेप्ट को वेक्टर फॉर्म में लगाना होता है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि दो पार्टिकल जब भी साइमल्टेनियसली मोशन करेंगे तो फिर आपको रिलेटिव कंसेप्ट लगाने का अधिकार मिल चुका होगा। चलिए आते हैं बच्चों न्यूमेरिकल सेक्शन में। पहला न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट से शुरुआत करूंगा। न्यूमेरिकल सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ बोलूंगा, ठीक है? क्वेश्चन को बोलूंगा ध्यान से और डायग्राम में कन्वर्ट करके आपको समझा दूंगा क्वेश्चन को, और क्या कैलकुलेट करना, कैसे करना, ये बात आपको समझाऊंगा। चलिए समझिएगा। बोला गया बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन अंबाला सिटी एंड दहली सिटी इज 400 किलोमीटर। अंबाला और दहली के बीच के दो शहर हैं आपके, एक अंबाला शहर और एक दहली शहर। मान लीजिए यहां पर अंबाला है बच्चों, और यहां पर दहली है। दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको दे रखी 400 किलोमीटर। अब आगे बोला है आपसे, इफ कार P मूव्स फ्रॉम अंबाला टू दिल्ली विद 30 किलोमीटर पर आवर। यहां से एक कार ने चलना शुरू किया बच्चों, कार P नाम इसको दिया गया है, 30 किलोमीटर पर आवर से। साइमल्टेनियसली कार B स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला। साइमल्टेनियसली वर्ड आ गया बच्चों, यहां पर कार Q है ये, और ये 70 किलोमीटर पर आवर से चली है। साइमल्टेनियसली कार Q स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला with 70 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एट विच पोजीशन एंड आफ्टर व्हाट टाइम दे विल क्रॉस टू ईच अदर। पूछा है फाइंड एट विच पोजीशन फ्रॉम अंबाला, एट विच पोजीशन फ्रॉम अंबाला एंड आफ्टर व्हाट टाइम दे विल क्रॉस टू ईच अदर। मान लेता हूं यार बच्चों की सपोज यहां कहीं पर मिली है, ये अंबाला से पूछा है, अंबाला से आप एक्स डिस्टेंस मान लीजिए, तो पक्की बात है भाई दिल्ली से कितनी डिस्टेंस होगी बताओ, ये 400 माइनस एक्स होगी। चलिए
सवाल तो हमारे समझ में आ गया कि हमें क्या फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है। अब कंसेप्ट कौन सा लगेगा? दोनों कार की स्पीड यूनिफॉर्म है। ये 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ना इसके पास कोई एक्सीलरेशन, ना इसके पास कोई एक्सीलरेशन। दोनों का अपोजिट मोशन, इसका भी एक्सीलरेशन जीरो, इसका भी जीरो। तो हियर रिलेटिव एक्सीलरेशन इज जीरो। चाहे किसी का भी किसी के रेस्पेक्ट में देखिए आप, रिलेटिव एक्सीलरेशन जब भी जीरो होता है तो आपको अप्लाई करने का अधिकार मिलता है v रिलेटिव इक्वल्स टू d रिलेटिव अपॉन टाइम। यह अधिकार हमें मिल चुका है भाई। और अब आपको यहां पर v रिलेटिव लिखना है। दोनों के मोशन को देखिए, अपोजिट में है तो ऐड होकर लिखा जाएगा यहां पर, यानी कार p की स्पीड प्लस कार q की स्पीड इक्वल्स टू डी रिलेटिव भी ऐड होकर ही लिखा जाएगा। कार P का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। कार Q का कितना है बेटा? 400 माइनस x। कितने टाइम में क्रॉस किया है T आपको बताना है। Vp की वैल्यू 30 है, Vq की वैल्यू 70 है। दोनों का ऐड करोगे 100 आ जाएगा। यहां x से x कट जाएगा, यहां 400 आएगा बाई T, तो T की वैल्यू 4 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा। यानी दोनों कार 4 घंटे के बाद मिलने वाली है। दूसरी चीज आपको निकालनी है बच्चों, पोजीशन फ्रॉम अंबाला। तो चलिए पोजीशन फ्रॉम अंबाला भी देखते हैं। पोजीशन फ्रॉम अंबाला, अंबाला से पोजीशन बनी है x, जहां ये मिली है वहां की पोजीशन है x, और अंबाला से ये कार चली है 30 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटे तक। तो स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, अंबाला से डिस्टेंस आपको निकालना है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपल कंसेप्ट लगाना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है बच्चों x, स्पीड आपको दे रखी है 30, टाइम आपको दे रखा 4 घंटे, कुल मिलाकर 120 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। आसान सवाल था बच्चों। कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको सवाल एक ये करवाया मैंने। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि यहां क्वेश्चंस की भरमार है, 5-7 सवाल तो हम लगातार इसी कंसेप्ट के करने वाले हैं बच्चों। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। AIPMT के अंदर जो पहले नीट का एग्जाम 2013 से माना गया है बच्चों, उससे पहले तो नीट का ही एग्जाम बोला जाता था। तो एक बार नीट में पूछा जा चुका और एक बार AIPMT में, जो सवाल मैं अब आपको करवाने जा रहा हूं। बोला गया बच्चों, टू कार्स A and B, two cars A and B are move in same direction with same speed 30 kilometer per hour and they are separated by 5 kilometer. Two cars A and B are move in same direction with same speed 30 kilometer per hour and they are separated by 5 kilometer. तुरंत आपने डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। सपोज ये कार A है बच्चों, इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां कार B है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। दोनों की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखी है, विद सेम स्पीड बोला गया है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय 5 किलोमीटर। अब आगे बोला है, अनदर कार C मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन with what speed of car C so that they will meet to both cars in 5-minute time interval. Another car C which is moving in opposite direction with what speed of car C is moving so that car C meets with both cars in 5-minute time intervals. कार C जो है बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। कितनी स्पीड से ये कार C चले,
कि दोनों कार से वो 5 मिनट के टाइम इंटरवल के अंदर आपसे मिल ले, ऐसा बोला है। हमें कार सी की स्पीड कैलकुलेट करके देनी है। सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। मान लो कि यहां कहीं पर कार ए है और मान लो यहां पर कहीं कार बी है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, 5 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो इनके बीच में तो कोई डिस्टेंस चेंज हो नहीं बच्चों, क्योंकि दोनों की दोनों स्पीड सेम है, तो इनके बीच में कुछ नहीं होने वाला। हां, मैं मान लो कार सी हूं, कार ए यहां पर है, वो इधर आ रही है, मैं इधर से जा रहा हूं। तो आपको ये जो टाइम दिया हुआ है 5 मिनट का, आई थिंक ये मीटिंग टाइम है। अब ये मीटिंग टाइम कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा और कहीं पर एंड हुआ होगा। सिंपल सी बात, जब मीटिंग स्टार्ट हुई होगी तब टाइम स्टार्ट हुआ होगा, जब मीटिंग खत्म हुई होगी तब ये टाइम खत्म हो गया होगा। तो मैं यहां से आ रहा हूं बच्चों, और कार ए और बी दोनों इधर आ रही हैं। जैसे ही मैं कार ए के सामने पहुंचा, ये कार ए यहां आ गई, मैं कार सी यहां आ गया, दोनों की मीटिंग हो गई। नाउ टाइम स्टार्ट्स। ये 5 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया और कार ए तो गई, वो तो निकल गई नहीं यार, उससे तो मिल लिया मैं। कार ए तो गई ना, उससे तो मैं मिल चुका हूं भाई। अब तो मेरी मुलाकात होने वाली है कार बी के साथ, और मेरे और कार बी के बीच में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर की। मैं अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हूं, कार बी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, कोई किसी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां पर भी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? 0। सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। हियर ए रिलेटिव इक्वल्स टू 0, तो कंसेप्ट अप्लाई होगा वी रिलेटिव इक्वल्स टू डी रिलेटिव अपॉन टाइम का कंसेप्ट। अब मैंने मान लिया ऐसा कि सपोज कार बी यहां से चलकर आई भाई x डिस्टेंस, तो कार सी जो होगी वो पक्की बात है यहां से चलकर आएगी, दोनों यहां पर मिली होंगी। ये कितना चलकर आएगी? 5 - x के बराबर। दोनों का मोशन अपोजिट में हो रहा है बच्चों, तो इनकी स्पीड ऐड होगी, तो कार बी की स्पीड प्लस कार सी की स्पीड, दोनों अपोजिट में। भाई कार ए से तो मीटिंग टाइम के लिए केवल कार ए काम आ रही है, कार ए का और कोई रोल नहीं है यहां पर। कार बी चली बच्चों x पर, कार सी चली है 5 - x। कितने टाइम के अंदर? 5 मिनट है, ध्यान रखना। ये सब ऊपर किलोमीटर में है, नीचे मिनट में है, तो मिनट को किलोमीटर बनाना पड़ेगा, मिनट को सॉरी आवर बनाना पड़ेगा, मिनट को आवर बनाना पड़ेगा। तो हमें मालूम है 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, आवर में कन्वर्ट हो गया। वीबी की वैल्यू 30 है, वीसी मुझे कैलकुलेट करके देना है। एक्स से एक्स मर चुका है, ऊपर सिर्फ 5 है, नीचे 5/60 है, आवर में कन्वर्ट कर दिया है। 60 पलटकर ऊपर जाएगा, 5 से 5 मर जाएगा। 30 प्लस वीसी बराबर 60 मिला, और वीसी की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बार जब ये सवाल बोला गया तो सेम डाटा था, सेम, बस मीटिंग टाइम 5 की जगह पर 4 मिनट कर दिया गया था बच्चों। दोनों कार 5 किलोमीटर के सेपरेशन पर 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, कार सी अपोजिट में आ रही है। पूछा गया कार सी कितनी स्पीड से चले कि वो दोनों कार से 4 मिनट के इंटरवल में मिल ले। टाइम बदल दिया गया बस, तो यहां 5 की जगह पर 4 मिनट कर दीजिए, यहां 4 आएगा, 60 पलटकर ऊपर जाएगा, तो 5/4 इंटू 60, 4 से 60 कटेगा कितनी बार? 15 टाइम्स। 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, यहां आएगा 75, 30 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। समझ में आगे? दोनों सवाल करवा दिए मैंने। नीट में और एआईपीएमटी में पूछा हुआ सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब जरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। पूछा गया आपसे कि 100 मीटर, कहा सवाल के अंदर क्या, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन which is moving with speed 5 किलोमीटर पर आवर in 7.2 सेकेंड।
फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन which is moving with speed 5 kilometer per hour in 7.2 second. Calculate speed of train. जो बोला है मैं उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ले भाई 100 मीटर लंबी ट्रेन बना लो पहले तो आप एक। ये ट्रेन का इंजन है भाई, ये उसके डिब्बे हैं, कंपार्टमेंट्स। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 100 मीटर लिख दिया गया भाई यहां पर। ये इस डायरेक्शन में चल रही है। क्रॉसेस अ मैन, क्रॉस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है और ओवरटेकिंग सेम डायरेक्शन में होती है। जिसका मतलब है कि मैन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। वर्डिंग्स को भी समझना है आपको। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन विच इज मूविंग विद 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैन की स्पीड आपको दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर इन 7.2 सेकेंड, यानी क्रॉसिंग टाइम आपको दे दिया 7.2 सेकेंड का। पूछ रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, ट्रेन की स्पीड आपसे पूछी जा रही है। सेम कंसेप्ट, ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मैन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, दोनों के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ही आएगा बच्चों। तो हियर रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0। तो कंसेप्ट लगाने का 0, कंसेप्ट लगाने का अधिकार मिला है v रिलेटिव इक्वल्स टू d रिलेटिव अपॉन टाइम का कंसेप्ट। दोनों का मोशन अपोजिट में है तो ऐड होगा बच्चों ट्रेन की वेलोसिटी प्लस मैन की वेलोसिटी। ध्यान से देखो, जिस समय पर ट्रेन का इंजन मैन के सामने आएगा तब से क्रॉसिंग स्टार्ट मानी जाएगी, और जिस समय पर यह मैन इस ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट के सामने आएगा तब तक ही क्रॉसिंग मानी जाएगी। और उसमें टाइम कितना लगा, 7.2 सेकेंड का लगा है। तो मैन का ट्रेन के रेस्पेक्ट में मोशन कितना हुआ, 100 मीटर का। तो ट्रेन की लेंथ पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी तभी क्रॉस माना जाएगा बच्चों। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। अच्छा एक बात और बताता हूं, चलो काम की, क्योंकि ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको बार बार परेशान कर सकता है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं इसकी। ठीक है, मैं दिमाग ही नहीं लगाता ज्यादा, दिमाग क्यों लगाऊं, सवाल के बेसिस पर आपको ट्रिक मिल सकती है। सुनो, पहला सवाल किया आपने, इनके बीच का, दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 400 किलोमीटर। जरा ध्यान से देखना, डी रिलेटिव कितना आ रहा, 400। यहां देखो दोनों कार के बीच का सेपरेशन कितना है, 5 किलोमीटर। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना कितना आ रहा, 5 किलोमीटर। यानी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा वही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बनेगा, वही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बनने वाला है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 100 मीटर ही बनेगा। ध्यान रखना, पर अब यहां पर ये किलोमीटर पर आवर में है, क्योंकि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो पूरी चीज किलोमीटर पर आवर में, यहां खेल मीटर पर सेकेंड और मीटर में दे रखा है। तो ध्यान से देखो, ये 100 मीटर है, 100 मीटर, और टाइम है 7.2 सेकेंड। तो या तो इनको मीटर पर सेकेंड में बदलो, या इसको किलोमीटर और इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, जैसे आप चाहो। चलो भाई, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, मैन की स्पीड आपको दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में रहने देता हूं, उनको कन्वर्ट कर लेता हूं। 100 मीटर को किलोमीटर बनाना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो डिवाइडेड बाय 10 कर 100 कर दीजिएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1000। ये सेकंड में है और इसको आवर में कन्वर्ट करना है,
तो भाई मालूम है 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 7.2 डिवाइडेड बाय 3600। चलो Vt प्लस 5 इक्वल्स, ध्यान से देखना, ये 100 अपॉन 1000 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 7.2। डेसिमल हटा दो, एक जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो से 3 जीरो को काट दीजिए। 36 से 72 दो बार कटेगा और 2 से 100 50 बार कटेगा, तो कुल मिलाकर 50। 5 को उधर ले जाओ तो Vt की वैल्यू बनेगी 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन की स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर, तब जाकर वो इस आदमी को 7.2 सेकंड के अंदर क्रॉस कर पाएगी। आई थिंक समझ में आ गए होंगे तीनों सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चों। चलिए बच्चों 3 क्वेश्चन आपने किए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समझिएगा भाई ध्यान से। क्वेश्चन को पहले सुन लीजिए। 2 trains, each of length 50 meter, are running on parallel tracks with their uniform speeds. 2 trains, each of length 50 meter, are running on parallel tracks with their uniform speeds. 50-50 मीटर लंबी 2 ट्रेन है यार, दोनों ट्रेन पैरेलल ट्रैक पर दौड़ रही हैं और अपनी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रही हैं। तो पैरेलल ट्रैक मतलब क्या हो, स्ट्रेट लाइन पाथ, और अपनी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से तो दोनों के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं। आगे बोला है, इफ ट्रेन ए ओवरटेक्स द ट्रेन बी इन 40 सेकेंड while crossing only in 20 seconds, find speed of each train. समझो, डायग्राम से ही बात समझ में आएगी आपको। पैरेलल ट्रैक बनाने के लिए अपन ने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली बच्चों। एक ट्रेन यहां बना लेते हैं भाई अपन, पचास मीटर लेंथ दे रखी है आपको, इसको मैं ट्रेन बी नाम दे देता हूं, ट्रेन बी है ये, और ये ट्रेन ए पीछे बना लेते हैं अपन। ये भी 50 मीटर लेंथ की है, इसको ट्रेन ए नाम दे दीजिए। ट्रेन ए अपनी यूनिफॉर्म स्पीड वीए से चल रही है, ट्रेन बी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड वी से चल रही है। अब आगे बोला है आपसे, ट्रेन ए ओवरटेक्स दी ट्रेन बी, ओवरटेकिंग ऑलवेज सेम डायरेक्शन में ही होती है, इन 40 सेकेंड्स। ट्रेन ए ट्रेन बी को ओवरटेक कर रही है 40 सेकेंड के अंदर, while क्रॉसिंग ओनली इन 20 सेकेंड, जबकि क्रॉस करेगी अपने बस में 20 सेकेंड में। क्रॉसिंग होती है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ट्रेन ए अगर इधर से आ रही होती तो ये बोल रहा है कि भाई 20 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, जबकि सेम डायरेक्शन में 40 सेकेंड के अंदर ओवरटेक कर रही है। तो आपको बताना है कि दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ध्यान से देखिए, यहां कंसेप्ट आपको पता चल रहा है कि यहां कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, तो कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा v रिलेटिव इक्वल्स टू d रिलेटिव अपॉन टाइम का। तो चलो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे पहले हम ओवरटेकिंग के लिए। तो चलो भाई, फॉर ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग का मतलब ही होता है बच्चों सेम डायरेक्शन, ध्यान रखना, इसलिए मैं लिख लिख कर दे रहा हूं हर बात आपको। ये कंसेप्ट लगाना सेम डायरेक्शन के अंदर, ऑब्वियसली बात है भाई, सेम डायरेक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ट्रेन ए की स्पीड डेफिनेटली ट्रेन बी से ज्यादा होगी, तभी ये इसको ओवरटेक कर पाएगी। सेम डायरेक्शन, तो वी रिलेटिव की जगह पर क्या लिखते हैं बेटा, वी ए माइनस वी बी, डिफरेंस ले रहा है ना भाई दोनों का। तो बड़ी की स्पीड, बड़ी स्पीड माइनस छोटी स्पीड।
टाइम तो मुझे मालूम है 40 सेकंड का दे रखा है, पर अब मुझे कंसेप्ट सिखाना है आपको डी रिलेटिव का। समझो भाई, आसान कंसेप्ट है, फिर ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ठीक है। हर चीज की ट्रिक तैयार है अपने पास, पर पहले समझो तो सही यार। ये दोनों ट्रेन मैंने इक्वल लेंथ की ले ली बच्चों। सपोज ये पिंक वाला पेन जो है वो ट्रेन बी है, और ये ग्रीन वाला पेन जो है वो ट्रेन ए है। दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, और 40 सेकंड का टाइम आपको ओवरटेकिंग टाइम दिया है। तो पक्की बात है यार बच्चों, ये 40 सेकंड का टाइम कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा और कहीं पर खत्म हुआ होगा। स्टार्ट तभी मानेंगे जब ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई होगी, और खत्म तभी मानेंगे जब ओवरटेकिंग खत्म हुई होगी। तो ओवरटेकिंग स्टार्ट कब होगी यार बच्चों? ये पक्की बात है भाई, ट्रेन ए का इंजन जब ट्रेन बी के लास्ट कंपार्टमेंट के एग्जैक्टली सामने आ जाएगा, तब नाउ ओवरटेकिंग स्टार्ट्स एंड ओवरटेकिंग टाइम इज आल्सो स्टार्ट्स। ठीक है, अब दोनों ट्रेन चल रही हैं, इसकी स्पीड ज्यादा भाई, लगातार आगे आती जा रही आती जा रही। क्या ओवरटेकिंग हो गई बच्चों? नहीं। ओवरटेकिंग कब मानोगे? ओवरटेकिंग तभी मानोगे ना यार, चल रही है चल रही है चल रही है, इसका जब एंड इसके इंजन के सामने आएगा तभी ओवरटेकिंग होगी। अब ध्यान से देखो, इस पोजीशन से ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई और इस पोजीशन में अभी ओवरटेकिंग हुई नहीं है। इसका मतलब है इस ट्रेन ने अपने आप को ओवरटेक करने के लिए, इसको ओवरटेक करने के लिए अपने आप को 50 मीटर आगे ले आई। पहले यहां थी भाई, अभी इनिशियल इनके बीच में 0 सेपरेशन है, ठीक है। यहां से ये अपने आप को 50 मीटर आगे लेकर आ गई, पर ओवरटेकिंग नहीं हुई। ये 50 मीटर और आगे लेकर जाएगी तभी जाकर ओवरटेकिंग मानी जाएगी। तो 50 + 50 कितना हुआ? 100। यहां पर आप 100 लिख दीजिए भाई। 0 से 0 मर जाएगा एक, 2.5 मिलेगा आपको। VA माइनस VB की वैल्यू 2.5, इक्वेशन नंबर 1। अरे क्लियर है भाई, ये तो ओवरटेकिंग का कंसेप्ट हुआ। वाइल क्रॉसिंग ओनली इन 20 सेकेंड, तो चलो क्रॉसिंग के लिए भी काम करते हैं। क्रॉसिंग बच्चों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सेम कंसेप्ट लगाना है, पर अब अपोजिट में होंगी तो एडिशन होगा, तो VA + VB होगा, VA + VB होगा। 20 सेकंड के अंदर ही ओवरटेकिंग हुई है, तो 20 सेकंड। अब क्रॉसिंग भी देखिए, दोनों अपोजिट से आ रही हैं। क्रॉसिंग कब मानी जाएगी? जब दोनों के इंजन मिलेंगे। खत्म कब मानोगे? जब दोनों के एंड्स मिलेंगे। अगेन वही कंडीशन है यार, अपने आप को 50 मीटर आगे लाना, फिर और 50 मीटर पीछे ले जाना, यानी 100 मीटर ही बनेगा। यहां पर भी 20, 0 से 0 मरेगा, 5 आ जाएगा, तो VA + VB की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। सेकंड इक्वेशन। अब आपको लगे हाथ ट्रिक भी बता देता हूं। जब भी दो व्हीकल्स आपको दिए जाए, दोनों व्हीकल्स की लेंथ अगर आपके पास हो, चाहे इक्वल लेंथ हो या अनइक्वल लेंथ हो, दोनों व्हीकल्स की लेंथ का सम ही हमेशा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बनेगा, चाहे ओवरटेकिंग हो जाए या क्रॉसिंग हो जाए। दो व्हीकल्स हैं, दोनों व्हीकल की लेंथ चाहे सेम दे या अनइक्वल दे, इक्वल या अनइक्वल कुछ भी दे सकता है। कह दे एक 50 मीटर की, एक 100 मीटर की है, तो हो गई अनइक्वल। चाहे वो ओवरटेक करवाए या क्रॉस करवाए, दोनों व्हीकल की लेंथ का सम ही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अब आपसे V और VB पूछा गया बच्चों, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पहले ऐड कर लीजिएगा। VB से VB कटेगा, या 2VA मिलेगा या 7.5 मिलेगा, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए भाई, तो 3.125 करीबन करीबन मिल जाएगा आपको। फिर उस VA की वैल्यू को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा, VB भी आ जाएगा। क्लियर? तो VA और VB दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? चलिए, अब बच्चों इस कंसेप्ट पर बेस 3 स्टैंडर्ड सवाल भी हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि वो सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं।
कैसे करना है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल है, कंसेप्ट समझिएगा पहले। क्वेश्चन 5 है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलिए सुनिए ध्यान से। पहला सवाल क्या पूछा गया? 3 persons A, B, C are standing on a corner of an equilateral triangle of side small a. तुरंत आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाया बच्चों। साइड ए आपको दिया हुआ है, 3 पर्सन्स कॉर्नर्स पर हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। अब आगे बोला है दे आर मूव विद सेम स्पीड, दे आर मूव विद सेम स्पीड इन सच वे दैट person A always towards B, person B always towards C, person C always towards A. Find after what time they will meet to each other. हो सकता है सवाल में ये भी पूछ रहे हैं find at which position and after what time they will meet to each other. इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पर 3 आदमी खड़े हुए हैं, तीनों पर्सन ने चलना शुरू किया विद सेम स्पीड। मैंने मान लिया भाई कि पर्सन ए v स्पीड से चल रहा है, पर्सन बी v स्पीड से चल रहा है, पर्सन सी भी v स्पीड से चल रहा है। इन सच वे दैट, कैसे? A ऑलवेज टुवर्ड्स B, B ऑलवेज टुवर्ड्स C, C ऑलवेज टुवर्ड्स A। ए को हमेशा कैसे चलना है लिख कर दिया क्लियरली। ए को हमेशा बी की तरफ चलना है, बी को हमेशा सी की तरफ चलना है और सी को हमेशा ए की तरफ चलना है। पूछा गया है कि बताओ तीनों कहां मिलेंगे और कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तीनों कहां मिलेंगे और कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो यार बच्चों इस डायग्राम को देखने के बाद हमें ऐसी फीलिंग आती है कि सर ये तीनों कभी नहीं मिलेंगे। तो दिमाग फिर पूछता भी क्यों नहीं मिलेंगे भाई। तो अपन जवाब देते हैं कि यार सबके बीच की डिस्टेंस सेम है। ए बी के बीच की डिस्टेंस ए, बी सी के बीच की डिस्टेंस ए और ए सी के बीच की भी डिस्टेंस ए। सबकी स्पीड भी सेम है। तो जितने टाइम के अंदर पर्सन ए बी की पोजीशन पर पहुंचेगा, बी सी की पोजीशन पर होगा, सी ए की पोजीशन पर होगा, जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, मिलेंगे। मिलेंगे कैसे मिलेंगे बताता हूं तरीका। जैसा सवाल में बोला है अगर वैसे चलाओगे तो डेफिनेटली मिलेंगे। चलो जो डायग्राम बनाऊंगा ये डायग्राम आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, इसकी जरूरत हमें है नहीं है। हां इसकी जगह पर मैं शॉर्टकट डायग्राम आपको बता दूंगा, पर ये आपको समझाने के लिए बनाना बहुत जरूरी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं पहले मैं। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे इसके लिए। चलिए बच्चों, और तीनों पर्सन्स को मैं अलग अलग कलर के पेन से रिप्रेजेंट करूंगा यहां पर, जिससे कि बातों को मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, मान लो पर्सन ए ऑरेंज कलर के पेन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, पर्सन बी को मैंने ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर दिया है और पर्सन सी को मैं पिंक कलर के पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। बी मैं इन सबके ढक्कन रख देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इनकी बार बार। और ये मैंने पर्सन सी को पिंक कलर की पेन से रिप्रेजेंट कर दिया। तीनों पर्सन को चलने के लिए बोला भाई स्टार्ट। तो पर्सन ए ने चलना शुरू किया बी की तरफ विद स्पीड वी। कुछ ही टाइम के अंदर पर्सन ए यहां कहीं पर आ गया, मान लो कुछ टाइम चला टी टाइम, तो उतने ही टाइम के अंदर पर्सन बी भी उतनी ही डिस्टेंस करेगा। ये पहुंच गया यहां पर। पर्सन ए के लिए मैं ऑरेंज डॉट ही लगाऊंगा, पर्सन बी के लिए ग्रीन डॉट ही लगाऊंगा, पर्सन सी के लिए पिंक डॉट ही लगाऊंगा। ठीक है,
ए यहां से चलकर इतना आ गया तो पर्सन बी भी उतना ही यहां पर आ गया, तो पर्सन सी ए की तरफ चला होगा वो भी उतना ही आएगा, यहां आ गया। पर सवाल में बोला है कि हमेशा ऐसे चलना है कि ए बी की तरफ ही चले, बी सी की तरफ ही चले और सी ए की तरफ ही चले। अब ए को बी यहां दिखाई देगा तो ये इधर क्या करने जाएगा भाई, समझ रहे हो ना? ए को अब बी यहां दिखाई देगा ना भाई, तो पर्सन ए को बी की तरफ जाना है, तो ए को बी भैया ऐसे दिखाई देगा तो ये इधर जाएगा, बी को सी यहां दिखाई देगा तो ये इधर जाएगा, सी को ए यहां दिखाई देगा तो ये इधर जाएगा। पहले से क्लोज आ गए हैं। चलो और आगे बढ़ाते हैं। मान लो पर्सन ए अब यहां आ गया बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है भाई पर्सन बी यहां से कहीं यहां आ गया होगा, पर्सन सी यहां, सब इक्वल डिस्टेंस ही चलेंगे, ध्यान रखना है क्योंकि स्पीड सेम है सबकी। अब ए को बी यहां दिखाई देगा तो इधर नहीं जाएगा, ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी ए की तरफ। और आगे बढ़ा दो, ए अब यहां आ गया बच्चों, बी यहां आ गया, सी यहां आ गया, फिर मिलाओ भाई, ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी ए की तरफ। लास्ट में जाकर ये तीनों पर्सन्स एक दूसरे को सेंट्रॉइड पर मिलेंगे। तो एक जवाब तो हमें मिल गया कि सेंट्रॉइड पर जाकर मिलते हैं। अब और बात समझो, जितने भी पर्सन ए के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी डॉट्स को अगर आप एक कर्व्ड लाइन से मिला देते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये पर्सन ए का ट्रैक है, पर्सन बी जितने भी ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं अगर उन सबको भी आप एक ट्रैक से मिला दें तो पर्सन सी ऐसे आएगा। पर्सन ए जितने भी पिंक डॉट्स हैं उन सबको भी मिला दीजिए बच्चों, ऐसे ही तीनों पर्सन्स दौड़ते हुए कहां जाकर मिलेंगे, सेंट्रॉइड पर। क्लियर होगी बात सबको? मिलेंगे तो सही, पर कहां जाकर मिलेंगे, सेंट्रॉइड पर मिलेंगे। अब इसकी जगह पर आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो, आपको अगर बनाना ही तो ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है? ये ए, ये बी, ये सी कहां मिले, सेंट्रॉइड पर। तो पहले सेंट्रॉइड को लोकेट कर लीजिए, जहां मीडियंस कट करती है वहां सेंट्रॉइड होता है भाई। बस अब देखो, पर्सन ए यहां से चला, ऐसे जाएगा, ट्रैक से दूर हटेगा और यहां से होता हुआ ऐसे आ जाएगा सेंट्रॉइड पर। पर्सन बी यहां से ऐसे चलेगा, दूर हटेगा, ऐसे आ जाएगा। पर्सन सी ट्रैक पर चलेगा, दूर हटेगा, सेंट्रॉइड पर आ जाएगा। ये तीनों पर्सन ऐसे दौड़ते हुए आकर सेंट्रॉइड पर मिलेंगे बच्चों। तो एक आंसर तो आ गया कहां मिलेंगे। अब कितने टाइम के बाद मिलेंगे ये देखिए आप, तो सुनो ध्यान से। अब सभी के बीच की डिस्टेंस सेम है, सभी की स्पीड सेम है, तो सभी इक्वल टाइम के अंदर ही पहुंचेंगे भाई सेंट्रॉइड पर। तो सभी इक्वल टाइम के अंदर ही पहुंचेंगे सेंट्रॉइड पर। तो सभी इक्वल टाइम के अंदर ही एक दूसरे को पकड़ेंगे। तो चलो ए ने बी को कितने टाइम के अंदर पकड़ा ये निकाल देता हूं, तो उतने टाइम में बी सी को पकड़ रहा होगा, उतने टाइम में सी ए को पकड़ रहा होगा। तो अलग अलग कैलकुलेट क्यों करें, सभी की स्पीड यूनिफॉर्म है। तो स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो हियर ए रिलेटिव इक्वल्स टू 0 होगा बच्चों। तो कंसेप्ट क्या लगेगा, वी रिलेटिव इक्वल्स टू डी रिलेटिव अपॉन टाइम का कंसेप्ट लगने वाला है। पर हमें निकालना है ए ने बी को कितने टाइम में पकड़ा है। चलो तो ए और बी को ही बनाइए बस। ले भाई, पर्सन ए पर्सन बी, ध्यान से देखो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ए। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ए। अब
पर्सन ए की वेलोसिटी के डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स बी। और बी की वेलोसिटी किधर है? टुवर्ड्स सी। और ये एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री का। ध्यान से देखो, पर्सन ए बी की तरफ जा रहा है, बी सी की तरफ जा रहा है। दोनों वेलोसिटीज में से पर्सन बी की वेलोसिटी इंक्लाइंड पोजीशन पर है, तो इसके कंपोनेंट्स कर लीजिए भाई। ये कंपोनेंट आएगा v cos 60 और इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा v sin 60। दोनों में से पर्सन बी की वेलोसिटी के कंपोनेंट किए हैं, तो पर्सन बी के ट्रैक को भी जरा ध्यान से देख लीजिए। पर्सन बी ट्रैक पर आगे बढ़ने के साथ साथ ट्रैक से दूर हट रहा है। ट्रैक पर आगे तो बढ़ ही रहा है, पर ट्रैक से दूर भी हट रहा है। दूर हटेगा तभी एक क्लोज पहुंचेगा। और ये एक साथ दो काम कर रहा है, ट्रैक पर आगे बढ़ने का भी काम कर रहा है, ट्रैक से दूर भी हट रहा है। तो यहां देखकर बताओ ए के नजदीक कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट लेकर आएगा? ऑब्वियसली v cos 60। तो v sin 60 क्या काम करेगा? आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमें मिलाने से मतलब है भाई कितने टाइम में मिले, तो हमें ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। दोनों वेलोसिटी अपोजिट में दिख रही है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, v प्लस v cos 60। दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वही क्या बनेगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो a ही बनेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं? t टाइम के अंदर। cos 60 कितना होता है बेटाओ? 1/2। तो v/2, ये a/t, टोटल कितना बना? 3v/2। यहां से आप t कैलकुलेट कर लीजिए, 2a/3v। इतने टाइम के बाद तीनों पर्सन्स सेंट्रॉइड पर जाकर एक दूसरे को पकड़ लेंगे। समझ में आ गया? चलो, ये डायग्राम मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको बना दिया है। अभी 2 और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मुझे करवाने, उसमें भी कुछ ऐसे ही बनेगा, तो सिर्फ समझा दूंगा कि भाई कैसे कैसे चल रहे हैं। ठीक है, बार बार ऐसे डायग्राम बनाए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबका आंसर एक फिक्स है, कहां मिलेंगे? सेंट्रॉइड पर मिलेंगे, चाहे वो 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, 10 आदमी हो। ठीक है, कहां मिलेंगे? सेंट्रॉइड पर जाकर। कितने टाइम के बाद मिलेंगे, बस ये निकालना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो मैंने रिलेटिव कंसेप्ट से आपको समझा दिया। हाँ, मैं इसको सिंपल ज्योमेट्री से भी निकाल सकता था, ज्योमेट्री से भी निकाल कर दिखा सकता हूं। सेकंड मेथड भी लगे हाथ बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको, जो कि ज्योमेट्रिकल मेथड है, मतलब सिर्फ ज्योमेट्री लगाकर ही मैं सॉल्व करूंगा। टाइम ही तो निकालना है यार, और करना क्या है। ध्यान से देखो, ये हमें पता चल गया तीनों पर्सन कहां जाकर मिल रहे हैं? सेंट्रॉइड पर। और मिलने का मतलब होगा तीनों पर्सन उस टाइम के अंदर सेंट्रॉइड पर एक साथ पहुंचे होंगे। तो पर्सन ए को सेंट्रॉइड पर पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा, पर्सन बी को भी उतना ही टाइम लगा होगा, पर्सन सी को भी उतना ही टाइम लगा होगा। तो क्यों ना हम पर्सन ए को डायरेक्ट सेंट्रॉइड तक पहुंचने का टाइम निकाल दें, खत्म। पर्सन ए को सेंट्रॉइड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये निकाल देता हूं। तो ध्यान से देखो, ये बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये पर्सन ए, सेंट्रॉइड बना लीजिए पहले आप। पर्सन ए की वेलोसिटी बी की तरफ है बच्चों, और सेंट्रॉइड इसका जहां है, तो आपने सबने पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है भाई। तो पर्सन ए का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां बनेगा भाई? ए से लेकर ओ तक का बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पहले तो वो निकालना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको, पर नहीं है तो तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये मीडियन का काम होता है बच्चों, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देना और एंगल को भी बाइसेक्ट करना। तो जब ये मीडियन यहां ड्रॉप करोगे तो ए को बाइसेक्ट कर देगी, तो ये कितना होगा? a/2। और एंगल को भी बाइसेक्ट किया तो ये एंगल 60 से कितना रह जाएगा? 30 डिग्री। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल छोटा सा नजर आ रहा होगा,
एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। बेस आपको पता है हाइपोटेनियस निकालना है तो आप निकाल दीजिए। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू आप लिख सकते हो बेस a/2 हाइपोटेनियस AO, ये आपको निकालना है। AO की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहां से, तो a/2 cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 उड़ जाएगा a/√3। डिस्प्लेसमेंट आ गया पर्सन का a/√3 के बराबर। पर मुझे निकालना टाइम, आप सबको पता है, यहां कर देता हूं मैं सॉल्व, ठीक है। इधर देख लीजिए, टाइम इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। पर ये वेलोसिटी होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब आपने वेलोसिटी पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होनी चाहिए, जो है नहीं है। वेलोसिटी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इस वेलोसिटी को इधर रिजॉल्व कर लीजिए, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा v cos 30। डिस्प्लेसमेंट हमारा आया a/√3 और यह है v cos 30। cos 30 कितना होता है भाई √3/2, तो t इक्वल टू मैं लिख सकता हूं a/√3 इंटू ये आया √3 v/2, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, ये हो गया v√3। सॉल्व कर लो, आंसर वापस से 2a/3v आ जाएगा। ज्योमेट्री से भी कर सकता हूं, ज्योमेट्री से मात्र छोटा सा सवाल हो गया, सिर्फ रिलेटिव से किया, बड़ा सवाल है। पर आदत पढ़ने के बाद, जैसे मुझे करने में टाइम नहीं लगे, तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना लंबी छोटी रूपरेखा बनाई है। मुझे मालूम है कि कहां पर होगा, दोनों परसेंट को मिलाने के लिए काम करना है भाई। इसकी वेलोसिटी इधर, तो यही कंपोनेंट कर लेता हूं, दोनों अपोजिट में ऐड कर देता हूं, दोनों के बीच का सेपरेशन रिलेटिव टाइम डायरेक्ट आ जाता है। चलिए अगला स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अभी आपको 3 पर्सन्स के लिए खेल बताया, अब मैं आपको 4 पर्सन का खेल और फिर एक 6 पर्सन वाला खेल, ये 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन वही, लैंग्वेज सेम है बच्चों। 4 persons A, B, C, D are standing at corners of a square of side small a. स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, यहां पर आपको पर्सन ए दे दिया, यहां पर्सन बी दे दिया, पर्सन सी, पर्सन डी, एंड दे आर मूव विद सेम स्पीड इन सच वे दैट A towards B, B towards C, C towards D, D towards A. Find at which position and after what time they will meet to each other. मिलने सेंट्रोइड पर ही है बच्चों। तरीका वही होगा कि A पहले यहां आएगा, B यहां आएगा, C यहां आएगा, D यहां आएगा, A B की तरफ, B C की तरफ, C D की तरफ, D A की तरफ, फिर आगे बढ़ा दीजिएगा, चलते जाइए, कहां जाकर मिल जाएंगे सेंट्रोइड पर। आंसर पता है ना भाई, सेंट्रोइड, हमें तो आंसर कोई मतलब है, हमें क्या करना है, कैसे बोर्ड का एग्जाम में थोड़ा आने वाला है कि सब इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है, और आएगा तो बना देंगे ना, हमें पता चल चुका कैसे बनाना है। चलिए टाइम निकालते हैं। मालूम है कि सभी सेंट्रोइड पर सेम टाइम के अंदर ही पहुंचने, तो अपन केवल ये निकाल लेते हैं भाई पर्सन ए ने पर्सन बी को कितने टाइम के अंदर पकड़ा है। चलिए रिलेटिव मेथड से बताऊंगा, फिर ज्योमेट्रिकल मेथड से बताऊंगा, दोनों मेथड आपके सामने क्लियर करूंगा। ये पर्सन ए की पोजीशन, ये पर्सन बी की पोजीशन, दोनों के बीच का सेपरेशन ए, पर्सन ए की वेलोसिटी बी की तरफ है और बी की वेलोसिटी सी की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का। इंक्लाइंड पोजीशन पर कौन है, बी। बी की वेलोसिटी के कंपोनेंट करोगे अगर, तो v का इधर जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, v cos 90 आएगा। हमें मिलाने वाले से ही मतलब है भाई, कंसेप्ट वही, v रिलेटिव इक्वल्स टू d रिलेटिव अपॉन टाइम का कंसेप्ट लगाओगे आप, दोनों अपोजिट में, तो v प्लस v cos 90, रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन a अपॉन t, cos 90 0, तो v इक्वल्स टू a अपॉन t, तो t इक्वल्स टू a बाई v। चारों पर्सन के सेंट्रोइड पर पहुंचने का टाइम आ गया बच्चों, ठीक है। चलो दूसरे मेथड से बताता हूं, सेकंड मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड जिसको बोला गया है। ध्यान से देखिएगा, कहां जाकर मिले बच्चों, सेंट्रोइड पर जाकर मिले। और स्क्वायर का सेंट्रोइड कहां होगा, जहां डायगोनल्स कट करेंगे।
यहां कहीं पर सेंट्रॉइड ओ होगा बच्चों। ये पर्सन ए, ये पर्सन बी, डायगोनल जब बनाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट होता है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, पर्सन ए की वेलोसिटी बी की तरफ है, पर पर्सन ए का डिस्प्लेसमेंट ए से ओ की तरफ होगा। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ए इनिशियल पोजीशन थी, फाइनली सब कहां मिल रहा है? सेंट्रॉइड पर। तो ए से ओ तक का डिस्प्लेसमेंट होगा। इसकी वैल्यू को अगर अपन निकालें, डिस्प्लेसमेंट ए ओ, ध्यान से देखो, ये ए पूरा डायगोनल कितने का बनेगा बच्चों? ये √2a, और उसका आधा ए, तो √2a का हाफ करोगे तो a/√2 आ जाएगा बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? a/√2 के बराबर। समझ में आ गया? ये a पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल निकालोगे √2a आएगा, और √2a का आधा करो, हाफ, तो √2a/2 यानी a/√2 के बराबर आ गया। चलिए, अब हम मालूम है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। पर ध्यान रहे, वेलोसिटी हमेशा होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग करना पड़ेगा बच्चों। ये 45 डिग्री का एंगल है, तो वेलोसिटी का इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो कितना होगा? v cos 45 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया बच्चों? a/√2 v cos 45। cos 45 कितना होता है? 1/√2 ही होता है ना भाई। तो v/√2, √2 से √2 को मार दीजिए, जवाब अगेन a/v के बराबर। वही सेम आंसर, फिर वापस रिलेटिव से किया तो भी आंसर वही, ज्योमेट्रिकल मेथड से किया तब भी वही आंसर। चलिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम जरा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम यहां बना देता हूं, सॉल्यूशन वहां दे दूंगा आपको। स्टैंडर्ड क्वेश्चन 3, स्टैंडर्ड थर्ड क्वेश्चन। अब हेक्सागन है बच्चों हमारे पास, और 6 पर्सन है भाई, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड स्मॉल a। यहां a पर्सन या b पर्सन या c पर्सन या d पर्सन या e पर्सन या f पर्सन, 6 पर्सन है बच्चों, सभी सेम स्पीड से चल रहे हैं। वही v v v v v v, तरीका वही, a टुवर्ड्स b, b टुवर्ड्स c, c टुवर्ड्स d, d टुवर्ड्स e, e टुवर्ड्स f, f टुवर्ड्स a। कितने टाइम के बाद मिलेंगे? कहां मिलेंगे? सब मिलेंगे सेंट्रॉइड पर। कितने टाइम के बाद मिलेंगे ये निकालना है अपने को। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं भाई, ए ने बी को कितने टाइम में पकड़ा है। ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल a, ये पर्सन a, ये पर्सन b बच्चों। पर्सन a की वेलोसिटी b की तरफ है, और b की वेलोसिटी जो है बच्चों वो c की तरफ है। ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी के बीच का ये वैलिड एंगल होगा 60 डिग्री का, और बी की वेलोसिटी इंक्लाइन पोजीशन पर, तो इसके कंपोनेंट कर दीजिएगा बच्चों। तो इसका जो कंपोनेंट जाएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा भाई, v cos 60। अब ध्यान से देखना, इधर थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। अब तक यहां पर दोनों अपोजिट में आते थे, इसमें भी ट्राइंगल वाले में भी अपोजिट है, पर यहां दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं बच्चों। और आपको पता है सेम डायरेक्शन में हम डिफरेंस लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों v रिलेटिव इक्वल्स टू d रिलेटिव अपॉन टाइम। तो दोनों यहां v माइनस v cos 60, सेपरेशन a/t, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये v/2, यहां v/2 मिलेगा, तो t की वैल्यू बनेगी ट्वाइस a/v के बराबर। अच्छा, कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि बोले सर ये एंगल 120 डिग्री का, तो क्या सर 120 से कंपोनेंट नहीं कर सकते? अरे करो ना, कौन मना कर रहा है यार, तुम्हारा दिल करे जो करो, देखो ऐसे कर लो, कौन मना कर रहा है। ए की वेलोसिटी बी की तरफ, बी की वेलोसिटी इधर थी, इसका इधर 120 एंगल, तो इधर कंपोनेंट आएगा v cos 120। दोनों अपोजिट में बोले सर अब तो ऐड हो जाएगा। हाँ करो ना यार ऐड, कौन मना कर रहा है। ये लो, v प्लस v cos 120 बराबर a/t। अब भाई cos 120 माइनस हाफ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है वो, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है। 120 को 90 प्लस 30 लिखोगे, cos 90 प्लस 30 sin 30 बन जाएगा, पर माइनस में बनेगा, तो वापस से क्या आएगा? माइनस v/2 ही तो आएगा।
v माइनस वी बाई टू करोगे तब भी वही आंसर आने वाला है। पर आप करें अब उसको ज्योमेट्रिकल मेथड से। चलो ज्योमेट्रिकल मेथड से देखिएगा, इधर हेक्सागन बनाते हैं बच्चों। कहां मिलेंगे? सेंट्रॉइड पर जाकर मिलेंगे। सेंट्रॉइड कहां होगा? अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जहां कट करेंगे वहां पर सेंट्रॉइड होगा हेक्सागन का। अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जहां मिलेंगी वहां पर होगा इसका सेंट्रॉइड। जैसे ही सेंट्रॉइड को आप देखेंगे आपको 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। यहां ए यहां बी। चलो ए से मतलब है अपने को। ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा बच्चों। इसकी वेलोसिटी v इधर है, इसका डिस्प्लेसमेंट ए से ओ तक। इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी साइड इक्वल लेंथ की होगी, तो डिस्प्लेसमेंट इसका ए ओ जो बनेगा बच्चों कितना बनेगा? ए के बराबर। टाइम चाहिए आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, पर वेलोसिटी होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v का इधर कंपोनेंट कर दीजिएगा, v cos 60 आएगा। डिस्प्लेसमेंट a, यहां v cos 60 की वैल्यू हाफ, 2 पलट कर ऊपर जाएगा। तो यहां से t इक्वल टू a अपॉन v बाई 2, तो 2a बाई v। ज्योमेट्रिकल मेथड से किया तब भी वही आंसर, रिलेटिव से किया तब भी वही आंसर। कुल मिलाकर ये हमारे पास बना है बच्चों 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। टाइमिंग, आपको केवल टाइमिंग ध्यान रखनी है तीनों के अंदर कि क्या क्या हमारा आंसर आया है। 2a अपॉन 3v ट्राइंगल के अंदर आया, स्क्वायर के अंदर a बाई वी आया, और यहां 2a बाई वी आया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट टिक कर सकते हैं आप इसके अंदर। ये हमने v रिलेटिव इक्वल टू d रिलेटिव अपॉन टाइम के एक तरीके से देखे बच्चों, तो लगभग 8 सवाल कर लिए हमने। चलिए अब जरा कंसेप्ट को चेंज करते हैं बच्चों, अगले कंसेप्ट पर आते हैं और देखते हैं वहां कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि अगले कंसेप्ट पर 20 सवाल जो है वो एक ही बार सवाल पूछा है पिछले 22 साल के अंदर, तो फिर भी कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। या तो रेनमैन की प्रॉब्लम पूछिए या सीधा v रिलेटिव इक्वल टू d रिलेटिव अपॉन टाइम के कंसेप्ट का सवाल पूछा गया है। एक ही बार सवाल पूछा इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिव फॉर्म का बच्चों। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो चलो बच्चों अगली वैरायटी का सवाल ऐसा करते हैं, चलो अगली क्लास में लेंगे क्योंकि ज्यादा सवाल मैं करवा नहीं पाऊंगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं अगली वाली वैरायटी हम अगली क्लास के अंदर लेंगे, साथ में हम लेंगे उसमें रेनमैन प्रॉब्लम भी। ठीक है, तो पूरा रिलेटिव का कंसेप्ट जो है वो अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर हो जाएगा, और कुछ बचेगा तो वो उसकी अगली क्लास के अंदर हम पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं अपन नेक्स्ट रिलेटिव फॉर्म में कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। थैंक यू।